पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, क्या चिंता की बात है आप लोगों के लिए? इस वक्त कैसी सिचुएशन है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, या फिर जिन भी राज्यों में चुनाव है, फिर चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, लेकिन छत्तीसगढ़ पर मैं इसलिए ज्यादा जोर देकर पूछ रही हूँ क्योंकि पीएम ने वहां की जनता को इन्वाइट कर दिया है, और जो जो फैक्टर्स बता रहे हैं नवीन कोहली जी की, क्यों इनको इतना कॉन्फिडेंस है? क्या आपको लगता है इन सब पॉइंट्स पर आपकी पार्टी पिछड़ रही है? नहीं। मुझे लगता है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की बौखलाहट इस बात को बता रही है। किस तरह से तमाम ऐसे विषय उठाए जा रहे हैं जिनका वहां की ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है पीएम साहब के कॉन्फिडेंस की। पीएम साहब तो कर्नाटक में और हिमाचल में भी कॉन्फिडेंट थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे। अभी कर्नाटक में उन्होंने परिवार के ही एक बच्चे को अपना यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। येदियुरप्पा जी, जिनके ऊपर तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके बेटे को शायद किसी दबाव में प्रदेश अध्यक्ष बनाया होगा। तो परिवार का विकास कौन कर रहा है नलिन भाई, ये तो पूरा देश देखता है। अब बात आती है उनके पास कौन सी रिपोर्ट आ गई है, जो मोनिका जी बार बार पूछ रही हैं। इंडिया टीवी दर्शकों से पूछ रहा है कि भाई मोदी जी के पास कौन सी रिपोर्ट आ गई है। तो रिपोर्ट तो एक ही हो सकती है, इलेक्शन कमीशन ने कोई सेटिंग करके बताया होगा साहब हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मगर क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन मोदी साहब पे बड़ा मेहरबान है, भाजपा पे बड़ा मेहरबान है। मोदी साहब कोई घोषणा करें, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करें, आलोक जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप लोग आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप सीधे सीधे इलेक्शन कमिश्नर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। मैं ये आरोप केवल इंडिया टीवी पे नहीं लगा रहा। हमने राइटिंग में दिया है कि देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में जाकर 5 साल का फ्री के राशन को बढ़ाने की जो अपनी घोषणा है वो कैसे कर सकते हैं। क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? पूरा देश देख रहा है। ये बौखलाई हुई भाजपा है और बौखलाहट में लोग इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। ये घिसी पिटी भविष्यवाणियां हैं और मोदी जी तो कभी भी वर्तमान में जीते ही नहीं, वो तो देश को भी भविष्य में ही जिताते हैं। 2022 में ये हो जाएगा, 2047 में ये हो जाएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि मीडिया के साथ ही तो उन्हीं पर विश्वास ज्यादा करते हैं, हम पर नहीं करते हैं। खैर, साइकोलॉजिकल गेम है। भाजपा के प्रचार मंत्री ये थोड़ी ना कहेंगे कि कांग्रेस जीत रही है। भाजपा के प्रचार मंत्री तो यही कहेंगे, सॉरी प्रधानमंत्री। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो यही कहेंगे देश के कि भाई बीजेपी जीत रही। वो पूरी तरह से 5 साल तक का अगर पूरा इतिहास देखें, अब छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी सरकार चली है, और अगर कहीं घमासान देखना हो तो वसुंधरा राजे का और बाकी तमाम लीडर्स का राजस्थान में मेरे नलिन भाई को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नतमस्तक है। ठीक है आलोक जी, मतलब इलेक्शन कमीशन पर तब आरोप क्यों नहीं लगते जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जीतती है? जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार मोनिका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? मोनिका जी जी, मोनिका जी, मैं छोटी सी अपनी बात पूरी कर लूं? जी, आप बात भी पूरी कीजिए, इसका भी जवाब दीजिए। आज क्या हालत हो गई आजकल, मतलब पत्रकार जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री से शर्त लगाने के लिए, मतलब उनके पास समय है, और देश के प्रधानमंत्री के पास मतलब शर्त लगाने की हिम्मत है पत्रकारों की। ये देश कहां जा रहा है? ये झूठ का पुलिंदा है। मैं देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं इंडिया टीवी के माध्यम से कि वो कौन पत्रकार है जिसने देश के प्रधानमंत्री से शर्त लगाने की बात की है, उसका नाम उजागर किया जाए। आप पत्रकारों को भी घसीट लाए। आप हार रहे हैं तो आप पूरे पत्रकार जगत को बदनाम करेंगे। मतलब पीएम से शर्त लग रही है। अरे ईडी, सीबीआई, सबको तो आपने मैदान में छोड़ रखा है। ये कुछ थोड़े बहुत जर्नलिस्ट बचे हैं न्यूट्रल टाइप, उनको तो कम से कम छोड़ दीजिए। आप पूरे पत्रकार बंधुओं को ही बदनाम करने पे लगे हैं। ये बताना चाहिए बीजेपी को कि कौन पत्रकार था जिसने देश के प्रधानमंत्री से शर्त लगाने की हिम्मत की। और क्या आज प्रधानमंत्री का स्तर यह हो गया कि चुनाव के लिए शर्त लगने लगी है पीएमओ में? हम तो सोच रहे थे केवल पीएमओ से शो आते हैं, फोन आते हैं मीडिया को, और मीडिया फिर उस हिसाब से काम करता है। अब पत्रकार शर्त भी लगाने लगे हैं पीएमओ में बैठकर। दुर्भाग्य है देश का कि प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली है वो इस लेवल तक, इस स्तर तक गिरती चली जा रही है। दुर्भाग्य है। इलेक्शन कमीशन पर हमने आरोप भी लगाया और हमने उसको लिखित शिकायत भी की है। कर्नाटक के चुनाव में 50 से ज्यादा शिकायत की, लेकिन दुर्भाग्य इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता है। मूक दर्शक बन के मुंह पे पट्टी बांध के बैठा रहता है। ये शिकायत आज भी है हमारी और आगे होगी तो वो भी करेंगे। लेकिन कर्नाटक और हिमाचल में तो आपकी ही पार्टी जीती ना, तब इलेक्शन कमीशन पर आप कह रहे हैं कि आरोप लगाए। लंबी बात कह दी आलोक जी ने, तो मुझे भी इसका जवाब देना।
एक मिनट, बस इसका छोटा सा जवाब मैं ले तो लो ये कह रहा आलोक हूं जी कि अगर से। कर्नाटक में हमारी सरकार जीती और हमारे आरोप अगर गलत थे, देश के प्रधानमंत्री अगर हनुमान जी के नाम पर वोट मांगने लगे, तो सोचिए ना क्या हालत है। 80-20 के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचान रहे हैं, रामजादे हरामजादे के नाम पर वोट मांगा जाता है, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर। यह भाजपा बौखला गई है और देश की जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। और अब तो आरएसएस स्वयं कहता है कि मोदी जी के चेहरे पर अब वोट चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। यही कारण है कि 40 से ज्यादा चुनाव 2014 के बाद मोदी जी राज्यों में हारे हैं और 5-0 होगा। मेरे से कोरे कागज पे लिखवा दो, इनकी सरकार एक भी राज्य में नहीं बनेगी। ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलते हैं। ठीक, सही पकड़े हैं। आलोक जी, उनके सवालों के या उनके आरोपों के जवाब तो दीजिए। इसके साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ को लेकर एक पर्टिकुलर आपसे पूछना चाहूंगी। ये जो महादेव ऐप घोटाला है, इसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री अपने मंच से कर रहे हैं। ईडी की हमने वो प्रेस रिलीज भी देखी जिसमें सीधे सीधे सीएम बघेल का नाम था। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं महादेव ऐप घोटाला छत्तीसगढ़ के चुनाव का सेकेंड फेज का खासतौर पर रुख बदल सकता है? कुछ नुकसान छत्तीसगढ़ के इलेक्शन को लेकर, भूपेश बघेल की छवि को लेकर आपको होता दिख रहा है? ग्राउंड से आपको क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से बौखलाहट में आखिरी कदम बीजेपी ने उठाया है। देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी निर्लज्जता से बयान देना चाहिए कि जिस महादेव ऐप को आज आपने बैन किया, उसके लिए जब बार बार हम कह रहे थे कि इसको बैन कर दीजिए, ये दुबई में बैठकर कोई रैकेट चला रहा है, तब आपने क्यों नहीं चलाया? और आज तक वो ईडी जो 6 महीने 8 महीने पहले जब उसने जांच शुरू की, वो 6 महीने 8 महीने तक क्यों चुपचाप बैठी रही? चुनाव आ गया तो मोदी जी ने धीरे से इशारा किया एक्टिव हो जाओ। इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना। और मेरे नलिन भाई को तो ये पता ही नहीं है कि आलू से सोना निकलने वाला बयान राहुल जी का नहीं है, मोदी जी का है। और राहुल जी की छवि को खराब करने के लिए मीडिया के एक वर्ग और आपके हजारों करोड़ रुपए ने पूरी ताकत जो की है, मोदी जी का बयान है, वो उसको काट छांट कर चलाया गया है। आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा उसको कि मोदी जी ने कहा था मैं ऐसी मशीन लाऊंगा, आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। मैं तो इंडिया टीवी से निवेदन कर रहा हूं वो चला दे राहुल जी के बयान। कहां है? और आज मैं भी पूछ रहा हूं दूसरी चीज, अरे भाई बिल्कुल पूरी तरह से राहुल जी का बयान है, वो काट छांट के आप लोग चलाते हैं उसको। वो राहुल जी का बयान मोदी जी से सवाल के रूप में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक पाइप ले लीजिए आप भी, हजारों सैकड़ों नाले हैं, उन नालों से गैस निकाल के चाय मोदी जी से बनवा दीजिए आप। उनके पास जरूर कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की है। छोड़िए, आज का विषय केवल यह है कि ऑर्गेनाइजर खुद लिख रहा है कि अब आप हिंदुत्व का राग अलाप कर, विक्टिम कार्ड खेलकर, मोदी जी ने विक्टिम कार्ड वहां पर भी खेला था बहुत, जो अभी नलिन जी खेल रहे थे यहां पर, उनको ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। अरे मोदी साहब ने क्या क्या बोला है, दूसरों के लिए पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, खूनी पंजे से लेकर और कांग्रेस की विधवा से लेकर। मैं आज उस पर नहीं जाना चाहता हूं। महादेव ऐप का मैंने सीधा उत्तर दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी का संरक्षण था, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। बार बार रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी इसके बाद आता है कि किस तरह से आज भी मोदी साहब वहां पर देव दिवाली की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपने 5 साल में क्या किया केंद्र सरकार ने? मोदी साहब वो बताइए ना आप। मैंने 5-6 भाषण सुने उनके, जो अभी तमाम उन्होंने भाषण दिए, वो सब इधर से उधर भागते हुए भाषण है, जो घिसी पिटी उनकी तुकबंदी वाली शैली है। एक भाषण में हमें नहीं मिला कि भाई हमने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है, छत्तीसगढ़ के लिए हमने ये किया है या नहीं किया है। अभी आपने देखा कि मेरे काबिल भाई ने, नलिन भाई ने, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को भी हिंदुइज्म से जोड़ दिया। मतलब गजब कलाकारी है इन लोगों की। अरे भाई, 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं हुआ, कम से कम सेंसस कराने की हिम्मत तो कर लीजिए। 2011 में जो जनगणना होनी थी वो तो कराई नहीं गई आपसे। लेकिन हर चीज को, चाहे चांद पे भी कोई चीज दिख जाए, उसको हिंदू मुसलमान करने में ये लोग पीछे नहीं हटते। मोदी जी देव दिवाली के नाम पर वोट मांगेंगे, यहां पर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को हिंदुइज्म से जोड़ दिया जाएगा। और न्यायालय के ऊपर किसको भरोसा नहीं है? आपके जो पूर्व मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने तो कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो देशद्रोह का काम करते हैं, वो देश के खिलाफ साजिशें करते हैं। मुझे लगता है उसी बयान के बाद शायद उनको हटाया गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन को बार बार शिकायत करने के बाद भी एक्शन नहीं होता है, ये पूरा देश जानता है। पूरे देश ने देखा कर्नाटक में किस तरह से तमाम कंप्लेंट्स के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने एक नया रवैया अपना लिया है। वो ना तो एक्शन लेता है और ना ही कंप्लेंट को डिनाई करता है कि आपकी कंप्लेंट गलत है।
अभी इन्होंने कहा कि साहब वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। अरे भाई 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपको भूखे लोगों को राशन देना पड़ रहा है तो 10 साल से आपकी सरकार पकौड़े तल रही थी, उससे पहले तो नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल पर नहीं आएंगे हम, वोट मांगने वाला काम जरूर स्कीम हम लेकर आएंगे। गजब बेइज्जती है। इन्होंने कहा 18,000 गांव में बिजली नहीं गई थी और हमने 9 साल में पहुंचा दी। अरे भाई अभी भी 13,500 गांव में बिजली आप लोगों ने पहुंचाई है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन 13,500 में अगर 9 साल में, गोनिका जी मैं अंतिम बात कह रहा हूं, अगर 13,500 गांव में 9 साल में बिजली पहुंची तो लगभग 1,500 गांव में 1 साल के अंदर बिजली पहुंची। इस देश में 7 लाख गांव थे, 32,000 गांव में बिजली थी। 6.5 लाख गांव में बिजली जो पहुंची है उसका रेट जो है वो 13,500 गांव में हर साल का है, और मोदी जी का रिकॉर्ड 1,500 गांव में प्रति वर्ष का है। बोलने से पहले सोचते भी नहीं है कि हम कौन से आंकड़े दे रहे हैं। हमने 13,500 गांव में हर साल बिजली दी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, और इन्होंने 1,500 में दी, और उसके बाद कह रहे हैं हमने बहुत काम कर लिया। रेल के जितने एक्सीडेंट पिछले 1 साल में हुए हैं, रेल मंत्री को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। कितने एक्सीडेंट हुए और कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, दुर्भाग्य है। ठीक है आलोक जी, तुम्हें शर्म है कुछ? आलोक जी, मैं एक पॉइंट का उत्तर देता हूं, उसका भी जवाब दीजिएगा। एक चीज और, प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री बघेल अपनी सीट से हार रहे हैं। उस सीट को लेकर क्या आप लोगों को लगता है कि इतना डेंट पहुंच चुका है सीएम की इमेज को? और भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली तक पैसा जाता है, दिल्ली में पैसा बांट दिया जाता है छत्तीसगढ़ को लूट के, तो ये इन सवालों का भी जवाब दीजिएगा। और एक चीज और, रमन सिंह को लेकर आप कह रहे थे कि 15 साल तक राज किया और इतने घोटाले किए, क्या आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई की उन पर 5 साल में? मुझे लगता है कि 4-5 जो बड़े घोटाले थे उनकी सबकी फाइलें एनआईए लेकर आई थी, याद होना चाहिए, लेकिन शायद पत्रकार बंधुओं को अब याद नहीं, और एनआईए उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठ गई। जब वो चावल जो है स्कूटर से ढोया जा रहा था वो पूरे देश ने देखा। खैर बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। रमन सिंह जी के ऊपर पनामा लिंक्स के तमाम कागजात सामने आए थे, ईडी ने एक बार भी कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर। महादेव ऐप की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है महादेव ऐप बरसों से चल रहा था और रमन सिंह पैसा खा रहे थे, तो ये सरकार केंद्र में बैठ के पकौड़े तल रही थी, क्यों नहीं एक्शन लिया? ईडी वहां पर 8 महीने से उस पर ऊपर कार्रवाई करने के लिए बात कर रही थी, 8 महीने से ईडी सो रही थी क्या? क्यों नहीं एक्शन लिया? दिक्कत यह है कि 250 से ज्यादा घोटाले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार में हुए। रमन सिंह को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। 250 घोटालों वाली सरकार को मध्य प्रदेश में पिछली बार भी जनता ने नकारा, लेकिन चोरी की सरकार चला ली। तो मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं, नोटबंदी का सारा पैसा का उपयोग एमएलए खरीदने में लगाया क्या आपने? आप पार्टियां तोड़ते हैं, आप एमएलए खरीदते हैं, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। अरुणाचल के अंदर आपके जो गवर्नर साहब हैं वो एक बैंक्वेट हॉल के अंदर एमएलए को बैठाकर विधानसभा चलवा देते हैं। आपके गवर्नर साहब महाराष्ट्र में वो चक्की पिसिंग वालों को सुबह 7 बजे 8 बजे एक एएनआई को बुला के और पूरी तरह से शपथ दिलवा देते हैं, और फिर भी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल मत खड़ा करो। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब मैं बताता हूं, राजस्थान में जब इनकी सरकार 2018 में गई तो 3.5% जीडीपी ग्रोथ रेट था, आज 11.5% है। बेरोजगारी दर 36.5 थी, आज 26.5 है। 4.5% बेरोजगारी दर हरियाणा में थी जब इनकी सरकार आई, आज 28.5 है। पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट है। तो ये लोग तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के जनक हैं, ये लोग महंगाई के जनक हैं। जहां जहां बीजेपी जाएगी वहां गारंटी है कि वहां पर रिक्रूटमेंट नहीं होगा। अग्निवीर की क्या हालत कर दी, सेना को भी अडानी को दे दो, उसी के ऑफिस में संसद चलवा लो आप लोग। मुझे लगता है कि आपको जानना होगा, इंडिया टीवी के दर्शकों को, कि आप ये जानिए कि 6 साल से मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, 0 रिक्रूटमेंट है। और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर यह सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है। 5 राज्यों में हम जीत रहे हैं और बीजेपी 5 राज्यों में हार रही है। 5-0 होने जा रहा है। ठीक है, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहली फुर्सत में निकल